हेलो टू एवरीवन। इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के सेक्शन में हम लोग एनर्जी बैंड्स जो हैं इनका फॉर्मेशन हम लोग कैसे होता है वो देखेंगे। देखिए, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच डिफरेंस देखा और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया, एनालॉग और डिजिटल। साथ ही साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स भी बताए थे। आज के इस लेक्चर में हम जस्ट ओवरव्यू करेंगे किस प्रकार से एनर्जी बैंड्स फॉर्म होते हैं और उनके आधार पे जो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स है वो किस प्रकार से सॉलिड को कैटेगराइज करती है इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स के अंदर। देखिए, अगर एनर्जी बैंड्स की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं तो इसमें एनर्जी बैंड्स का फॉर्मेशन वो क्वांटम थ्योरी से हुआ है, क्योंकि एनर्जी लेवल्स डिस्क्रिटली यहाँ पर बनेंगे और एनर्जी लेवल्स जब बनेंगे तो सॉलिड फॉर्म होने के लिए बहुत सारे एटम्स को जब आप नज़दीक लेकर के आएंगे तो ये एनर्जी लेवल्स क्लोजली स्पेस्ड होंगे, बहुत नज़दीक आ जाएंगे। इसकी थ्योरी तो अगर बेस्ट रिप्रेजेंट करने का तरीका बताऊं तो क्रॉनिंग-पेनिंग मॉडल जो है, जो कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में है, उससे आप बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एनर्जी बैंड्स का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है। और इसमें ही आप इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट भी जान सकते हैं, ब्रिलियंट जोन का कॉन्सेप्ट भी जान सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स परसेप्शन से भी, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें इसमें। तो आज हम सिर्फ ओवरव्यू पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ओरिजिन ऑफ एनर्जी बैंड्स यानी क्रॉनिंग-पेनिंग मॉडल, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, सो देखिए, आज हम सिर्फ ये जानेंगे कि एनर्जी बैंड्स, बैंड थ्योरी जो है वो किस प्रकार से हमारे पास वर्क करती है। सो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, सो ये आज इस टॉपिक का हमारे पास में फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे पास में अगर एक क्रिस्टल ले लिया जाए, क्रिस्टल लेटिस, तो क्रिस्टल लेटिस की कंसंट्रेशन कितनी होती है, तो हम बात करें कि क्रिस्टल लेटिस की कंसंट्रेशन 10⁻23 पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब ये इतना ह्यूज नंबर है कि इतने सारे एटम्स जब होंगे और वो नज़दीक आ रहे होंगे टू फॉर्म ए सॉलिड, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास एनर्जी बैंड्स तो बनेंगे। एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं? क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। और एनर्जी लेवल्स का जो हमारे पास ओरिजिन है वो कहाँ से होता है? देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ बहुत सारी शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन होगा इस न्यूक्लियस के साथ, हम कह सकते हैं कूलम्बिंग इंट्रैक्शन। और क्योंकि ये कूलम्बिंग इंट्रैक्शन होगा तो जो पोटेंशियल है, ठीक है, ये हमारे पास वेरी करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस प्रकार से वेरी करेगा। आप इस पोटेंशियल को अज्यूम करते हुए जब स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो फिर आप जानेंगे वहाँ पे कि एनर्जी जो आएगा हमारे पास वो डिस्क्रीट आता है, एनर्जी डिस्क्रीट आता है। ठीक है, एनर्जी हमारे पास कैसा आएगा? डिस्क्रीट आएगा। आल्सो एक बात और ध्यान रखना है कि देखिए, इलेक्ट्रॉन जब किसी लेटिस के अंदर होता है तो उस समय ये एक्सपीरियंस जो करेगा ना, ये एक्सपीरियंस करता है एक पीरियोडिक पोटेंशियल। ठीक है, किस प्रकार का? पीरियोडिक पोटेंशियल। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की, ठीक है, तो जो समरफील्ड थ्योरी है उसमें तो क्या था कि कांस्टेंट पोटेंशियल अज्यूम किया गया था कि इलेक्ट्रॉन जब किसी लेटिस के अंदर होगा, क्रिस्टल लेटिस के अंदर, तो उस समय वो एक्सपीरियंस करेगा कांस्टेंट पोटेंशियल, पर वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि वहां से एनर्जी बैंड्स का ओरिजिन नहीं होता। यानी आप ये नहीं बता सकते कि ये हमारे पास जो सॉलिड है, कंडक्टर है, ये हमारे पास इंसुलेटर है, ये हमारे पास सेमीकंडक्टर है। एनर्जी बैंड्स का क्योंकि ओरिजिन ही नहीं होता उधर से, इसलिए क्रॉनिंग-पेनिंग मॉडल में अज्यूम किया गया कि जो पोटेंशियल जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, वो हमारे पास पीरियोडिक पोटेंशियल होगा। इसका स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी लिखा गया। फिर उसके बाद उसका जो हमारे पास वेव फंक्शन आता है, जिसको हम ब्लॉक थ्योरम बोलते हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास आ जाता है। साई इज इक्वल टू UK e⁻⁰ ये तो हमारे पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही हो गया, ये वेव वेक्टर हो गया, ये वेव फंक्शन, और ये जो UK आप देख रहे हैं, दिस इज द पीरियोडिक पोटेंशियल। ठीक है, पीरियोडिक पोटेंशियल है। ठीक है, अब जो पीरियोडिक पोटेंशियल है तो इसका कुछ पीरियड भी रहा होगा, तो इसका जो पीरियड है वो हमारे पास सेम रहेगा एज टर्म्स ऑफ लेटिस कांस्टेंट। यानी कि जो लेटिस कांस्टेंट है, अगर मैं उसे a मानता हूं तो v ऑफ x इज इक्वल टू v ऑफ x प्लस a इज इक्वल टू v ऑफ x प्लस 2a, इस प्रकार से हम चलते जाएंगे। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि अगर हम इस पोटेंशियल को अज्यूम करके चलें, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखें, तो हमारे पास एनर्जी डिस्क्रीट आएगा। इसका मतलब डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स फॉर्म हो रहे होंगे। ये एक एटम के लिए आप कर रहे हैं, बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं सॉलिड में, जब वो नजदीक आते हैं हमारे पास तो बैंड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
तो इसके लिए आप बेस्ट कार्बन का, ठीक है, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, ऐसे ढेर सारे आप एग्जांपल्स यहाँ से ले सकते हैं। एनर्जी बैंड्स का फॉर्मेशन आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कर सकते हैं, ठीक है। जो आउटर मोस्ट शेल होगा, जैसे हम सिलिकॉन की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल n=3, इसका अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें एनर्जी बैंड फॉर्मेशन होगा n=3 के लिए, क्योंकि अंदर वाले जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्फ्लुएंस इतना नहीं होंगे, ठीक है, जितने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये हमारे पास फुली फिल्ड हैं, जबकि आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे पास फुली फिल्ड नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि जैसे एनर्जी बैंड्स फॉर्म होंगे तो हमें ये मालूम है कि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी लेवल्स को ऑक्यूपाई करना चाहेंगे, और वो इस प्रकार से ऑक्यूपाई करेंगे कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो वैलिडेट रहे, ठीक है। तो बहुत सारे जितने एनर्जी लेवल्स बनेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 एटम्स नजदीक आ रहे हैं तो 2 डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स हमारे पास मिल रही हैं, इसी प्रकार से 3 आ रहे हैं तो 3 एनर्जी स्टेट्स। तो अगर हमारे पास 10⁻23 पर सेंटीमीटर क्यूब है तो बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स हमारे पास फॉर्म हो रही होंगे, और हर एक स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, ठीक है, और ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रहेंगे। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इसके अंदर रहेंगे, तो हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लूजली बाउंड है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब T=0 केल्विन होगा तब तो चलो ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, वहीं की वहीं मौजूद रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं वैलेंस बैंड के अंदर। बट जैसे ही टेम्परेचर हम इंक्रीज करें, जैसे कि हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो ऐसे केस में इनको थर्मल एनर्जी मिलती है और तुरंत ये वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे पास जंप कर जाते हैं ऊपर। जंप कर जाते हैं मतलब ऊपर, इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं, ये फ्री हो जाते हैं। अब फ्री होने के बाद ऐसा तो है नहीं कि क्रिस्टल से बाहर ही आ जाएंगे, ये फ्री होने के बाद में ऑक्यूपाई कर जाते हैं इस वैलेंस बैंड से भी हाई एनर्जी लेवल में, नेक्स्ट हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल, जो कि हम कंडक्शन बैंड के नाम से बुलाते हैं। यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहा हूं इस प्रकार से, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड, ठीक है, जो कि हमारे पास फुली फिल्ड है, और यहां से इलेक्ट्रॉन जो है इसको थर्मल एनर्जी मिली तो ये यहां पहुंच जाता है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया है, ठीक है, और यहां पर इसकी जगह पर होल आ जाएगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जिसे हम होल कहते हैं, एंड वी अज्यूम कि होल के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है सेम एज दैट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, एक बात और ध्यान रखनी है आपने कि देखिए जो लेटिस है इसके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो आप ऐसा मत समझिए कि इस इलेक्ट्रॉन का मास सेम रहेगा एज दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही अफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट भी कहता है। देखिए अगर पीरियोडिक पोटेंशियल है यहां पर और इलेक्ट्रॉन इस लेटिस के अंदर है तो ये पीरियोडिकली जो है वेरी कर रहा होगा, मतलब इसकी जो एनर्जी है या पोटेंशियल है वो पीरियोडिकली वेरी कर रही होगी। इसलिए यहां पर हम एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज अफेक्टिव मास, m स्टार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है h कट डिवाइड बाय d²E/d²। ये जो आप नीचे वाली टर्म देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसी एनर्जी और वेव वेक्टर E के कर्व का कर्वेचर को डिनोट कर रहा होगा, कितना कर्वेचर है उसका, ठीक है। जैसे मान लीजिए कॉनकेव अपवर्ड्स हुआ तो इसका कर्वेचर पॉजिटिव है तो m स्टार भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा कॉनकेव डाउनवर्ड्स है तो ऐसे केस में इसका वैल्यू हमारे पास नेगेटिव चला जाएगा, m स्टार भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अफेक्टिव मास कौन सा मास होता है, इलेक्ट्रॉन का वह मास जो हमारे पास किसी लेटिस के अंदर मौजूद रहेगा, इलेक्ट्रॉन तब का मास रहेगा, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मास ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये थ्योरी आपने ध्यान रखना है। ये एनर्जी बैंड की हम कहें तो ऊपर पर से मैं आपको थ्योरी करवा रहा हूं, हालांकि हम क्रॉनिंग-पेनिंग मॉडल पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा थोड़ा समझ में आ सकता है, ठीक है। अब यहां पर पीरियोडिक पोटेंशियल हो गया, ये सब चीजें होंगी, ठीक है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। अब इनके बीच में यहां पर इस रीजन के अंदर, इस रीजन में कोई भी हमारे पास एनर्जी बैंड्स नहीं है, या हम कह सकते हैं कि एनर्जी लेवल्स नहीं है। अब क्योंकि एनर्जी लेवल्स इनके बीच नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स भी ऑक्यूपाई नहीं होंगे इनके बीच में, तो इस गैप को हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप, और अच्छे शब्दों में कहें तो फॉरबिडन एनर्जी गैप कहेंगे, क्योंकि फॉरबिडन इसलिए क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं होगा, तो इसे हम कहेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, हम लोग इसके बारे में भी स्टडी करेंगे कि ये ईजी यानी बैंड गैप, इसका जो है हमारे पास फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, साथ ही साथ ये किन फैक्टर्स पर निर्भर कर रहा है। फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका बहुत आसान सा है कि अगर हमारे पास वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन यहां पे चला जाता है, ठीक है, और जब वापस कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड आता है तो हमारे पास रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है,
जो कि हमें डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स में देखने को मिलता भी है। हम लोग जब देखेंगे कि बैंड गैप के आधार पर सेमीकंडक्टर्स को डिवाइड कीजिए तो हम दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं, एक डायरेक्ट बैंड गैप और दूसरा इनडायरेक्ट बैंड गैप। ठीक है, और उन मटेरियल्स को हम लोग ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, कौन सा एलईडी के लिए सुटेबल है, कौन सा सोलर सेल के लिए, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थ्योरी हुआ। अब हम कैटेगराइज कर देते हैं इस एनर्जी बैंड गैप जो आ रहा है, इसके आधार पर सॉलिड्स को तीन पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास कंडक्टर, एक हमारे पास इंसुलेटर, तीसरा हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। सो तीन पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स के केस में जो एनर्जी बैंड गैप होगा वो हमारे पास रहेगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स कि जो कंडक्शन बैंड है, ठीक है, और जो वैलेंस बैंड है, ये दोनों हमारे पास मर्ज हो रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस में इंसुलेटर। इंसुलेटर में एनर्जी गैप आपका अधिक मिलेगा, हम कहें तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ही मिलता है हमको। ठीक है, लगभग हम बात करें तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल सकता है, मतलब इसमें अधिक मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी बैंड गैप लगभग हम बात करें तो 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। ठीक है, इसे मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करता हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर्स हम लोग स्टडी करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। तो सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम के लिए जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए जो होता है वो हमारे पास एनर्जी बैंड गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से एनर्जी बैंड गैप के आधार पर हम लोग कंडक्टर्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन की, वो हमारे पास होती है h² k² डिवाइड बाय 2m। लेकिन जब, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, वो हमारे पास क्रिस्टल लेटिस के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पर ये जो m है वो आप फ्री इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ इफेक्टिव मास इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट मीन्स m²। ठीक है, सो हम देख रहे हैं कि जो E के रिलेशन है, E के रिलेशन, एनर्जी वेव वेक्टर रिलेशन, ये हमारे पास किस प्रकार का है, पैराबोलिक आने लग रहा है रिलेशन। आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम x²। दैट मीन्स ये हमारे पास कैसा आ रहा है, पैराबोला आने लग रहा है। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो हमारे पास वैलेंस बैंड इस प्रकार से शो करेंगे, कंडक्शन बैंड इस प्रकार से शो करेंगे। दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड, और इनके बीच का ये जो डिफरेंस रहेगा इसे हम कहेंगे एनर्जी गैप। ठीक है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड यहाँ जाएगा थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करने पे, और जब यहाँ से यहाँ पर आता है तो हमारे पास फोटोन जो है वो रिलीज होता है, जिसकी एनर्जी कितनी रहेगी, hν, और ये hν का वैल्यू सेम रहेगा जितना हमारे पास Eg का वैल्यू है। ठीक है, hν मस्ट इक्वल टू Eg। ये जस्ट जो है हमारे पास हम कह सकते हैं रेडिएटिव ट्रांजिशन की कंडीशन, जस्ट रेडिएटिव ट्रांजिशन। ठीक है, बाकी इक्विलिब्रियम की चलो ये कंडीशन होगी कि hν ग्रेटर hν इज इक्वल टू Eg है, बट अगर रेडिएटिव ट्रांजिशन की बात करें तो हम hν इज ग्रेटर देन इक्वल टू Eg की हम बात करते हैं, ये हमारे पास कंडीशन रहेगा। खैर, अभी वैलेंस बैंड की बात कर रहे हैं, कंडक्शन बैंड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर ये जो वैलेंस बैंड का जो टॉप है, ठीक है, पैराबोलिक मैंने इसको डिनोट किया, ये ग्राफ किसके बीच में चल रहा है, ये एनर्जी वर्सेज वेव वेक्टर के बीच, पैराबोला। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको डिनोट किया, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को बीच का डिफरेंस एनर्जी का। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास रहेगा टॉप ऑफ वैलेंस बैंड, यहाँ का एनर्जी मैं मान के चलता हूँ EV है, EV डिनोट्स द एनर्जी एट द टॉप ऑफ दिस वैलेंस बैंड, और यहाँ पर इसको हम लोग डिनोट करते हैं EC से। EC मीन्स एनर्जी व्हाट इज एट द टॉप बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड पे एनर्जी कितना है, EC है, टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड पे EV है। अब यहाँ पर ये जो EV और EC का वैल्यू है वो कितना कितना होगा, वो हम लोग लिख देते हैं, EC का वैल्यू कितना है और EV का वैल्यू कितना है। एक चीज और देखिए, जब भी आप इसकी वैल्यू लिखेंगे तो एनर्जी और K के बीच, E और K के बीच जब आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप रेफरेंस लेवल किसे मान के चल रहे हैं, यानी E इज इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग किसे मान के चल रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर ये जो हमारे पास EV है ये नेगेटिव में लिखा जाएगा, क्योंकि मान करके चल लीजिए कि जो फेर्मी लेवल है या फिर यही है, इसको आप लोग जो रेफरेंस लेवल है वो ज्यूम करके चल रहे हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस का h² k² डिवाइड बाय 2m, और क्योंकि यहाँ पर होल्स मौजूद रहेंगे वैलेंस बैंड में और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, तो 2mh स्टार आप यहाँ लिखेंगे। जबकि अगर कंडक्शन बैंड में लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे एनर्जी बैंड गैप प्लस में फिर इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो एनर्जी बैंड गैप हमारे पास Eg हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स का हो जाएगा हमारे पास में प्लस में h² k² डिवाइड बाय 2me स्टार। ठीक है, तो ये तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का हो गया एनर्जी, ये बैंड गैप एनर्जी हो गया, और ये टोटल हमारे पास जब सम करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, व्हाट इज द एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, और ये हमारे पास इससे अधिक ही है,
ठीक है, EC का वैल्यू EV से अधिक है, ये हम यहां से भी देख के बता सकते हैं कि EC का वैल्यू ग्रेटर रहेगा EV से। अब डिफरेंस अगर आप यहां से निकाल के देखें कि भाई EC माइनस EV, तो ये डिफरेंस हम निकाल के देखते हैं कितने के बराबर आता है। ये डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा EG एंड प्लस में h कट स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड 1 बाय mh स्टार प्लस में 1 बाय mv स्टार, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो टर्म है हमारे पास, ये टर्म हमारे पास एक सर्टेन कंडीशन पे कितना हो जाना है, 0। दैट मीन्स एक सर्टेन कंडीशन पे EC माइनस EV का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, EG के बराबर हो जाएगा। तो सर्टेन कंडीशन कब आएगी, सर्टेन कंडीशन आएगी हमारे पास कब, ये टर्म 0 होगी जब mh स्टार जो है, ठीक है, वो हमारे पास माइनस mv स्टार के बराबर हो जाए। हम ऐसा कह सकते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये रिलेशन हमारे पास आएगा कि द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी एट द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड एंड एनर्जी एट द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड इज इक्वल टू बैंड गैप एनर्जी। ठीक है, अब ये कंडीशन बिल्कुल सही भी है। क्यों, देखिए इसका कारण है, हमने डिफाइन किया था कि जो इफेक्टिव मास होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कर्वेचर ऑफ, दैट मीन्स डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर, कर्वेचर ऑफ ई के ग्राफ, ई के ग्राफ का जो कर्वेचर है उसके। ठीक है, वैलेंस बैंड के टॉप पे अगर आप देख रहे हैं, वैलेंस बैंड के टॉप पे, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो एक्चुअल में नेगेटिव होगा, यानी कि मैं ऐसा कहने लग रहा हूं कि mv स्टार नेगेटिव होगा। और ये हम जानते हैं भी, देखो हमेशा ध्यान रखना कि हमारे पास जो बैंड है इसके टॉप पे, बैंड के जो टॉप पे जो इफेक्टिव मास होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है। इसका कारण क्या है, बिकॉज आप देख रहे हैं ये जो ग्राफ है ई के कर्व, ये जो ग्राफ है वैलेंस बैंड का, ये कनकेव डाउनवर्ड्स है। क्योंकि ये कनकेव डाउनवर्ड्स है तो ऐसे केस में कर्वेचर हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। दैट्स वाई जो m स्टार है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो m स्टार नेगेटिव होता है, कितने के बराबर होता है, ये होता है माइनस mh स्टार के बराबर। तो ये बात ध्यान रखना है, वेयर mh स्टार मस्ट बी पॉजिटिव। होल्स का जो इफेक्टिव मास है वो यहाँ पर अपर, यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास वो नेगेटिव होता है। तो ये बात ध्यान रखना। क्यों नेगेटिव होता है मैंने आपको कारण बता दिया, बिकॉज इसलिए नेगेटिव है क्योंकि वैलेंस बैंड का जो कर्वेचर है वो हमारे पास कैसा आ रहा है, ये हमारे पास आने लग रहा है कनकेव डाउनवर्ड्स, दैट्स वाई कर्वेचर नेगेटिव, m स्टार इज नेगेटिव। सो mv स्टार इज इक्वल टू माइनस mh स्टार। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर हम इसको 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस है किसके बराबर आ गया, एनर्जी बैंड गैप। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी है, ठीक है, जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट हम लोग ये बात कर लेते हैं कि जो एनर्जी बैंड गैप है वो किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है। फैक्टर्स ऑन विच एनर्जी बैंड गैप EG डिपेंड्स। सो ये हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं टोटल। पहला फैक्टर तो हम पहले ही देख चुके हैं, टाइप ऑफ द मटेरियल, कि भाई मटेरियल जो किस टाइप का है इस बात पर निर्भर करेगा, कंडक्टर है, इंसुलेटर, इन चीज़ों पे। तो मटेरियल के टाइप पर जो है वो डिपेंड करेगा EG का कितना वैल्यू है। दूसरा चीज़ जो है वो हमारे पास रहेगा एक टेम्परेचर, और एक हमारे पास रहेगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, देखिए एक बात आप खुद से सोचिए कि इलेक्ट्रॉन जितना फ्री होगा क्रिस्टल के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन बाउंड है, हालांकि अगर वो हमारे पास फ्री हो जाता है, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स बाउंड जो है वो नहीं रहेगा, बाउंड लेस इट विल लेस बाउंड। अब बाइंडिंग एनर्जी अगर इसकी कम है, लेस बाउंड है, तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा, जो बैंड गैप एनर्जी है EG, ये हमारे पास डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, पहले तो आप ये बताइए मुझे, ये डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। हाँ ये बताइए आप सबसे पहले। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास क्या है, लेस बाउंड है, यानी इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी उसकी कम है। ऐसे केस में आप खुद से समझिए कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है तो इलेक्ट्रॉन फ्री किसके अंदर होते हैं, कंडक्टर्स के अंदर, और कंडक्टर्स में बैंड गैप तो सबसे मिनिमम होता है। दैट मीन्स हमारे पास EG का वैल्यू डिक्रीज ही होना है। थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं इस चीज़ से। ठीक है, अब यहाँ पर आप खुद से सोचिए, टेम्परेचर में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने की कोशिश करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे, क्योंकि ठीक है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे, थर्मल एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, बाइंडिंग एनर्जी लेस हो जाएगी, और लेस बाउंड होंगे, एनर्जी बैंड गैप क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, दिस इंप्लाइज दैट एनर्जी बैंड गैप हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। आप खुद से सोचिए, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के अंदर अगर आप डिस्टेंस कम करते जाएंगे, है ना, जो हमारे पास एटम्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस जितना धीरे धीरे कम होता रहेगा,
आप उनको नज़दीक लेकर के आ रहे हो टू फॉर्म ए सॉलिड। तो जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इट हैव मोर बाइंडिंग एनर्जी, अधिक बाइंडिंग एनर्जी होगा। और अगर ये अधिक बाइंडिंग एनर्जी होगा, मोर बाउंड रहेगा, तो एनर्जी बैंड गैप मोर रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो एनर्जी बैंड गैप हमारे पास बढ़ेगा, इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बैंड गैप डिक्रीज करता है और आर घटाने से, ठीक है, ये पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल भी ऑब्वियसली बात है भाई, अगर आर डिक्रीज कर रहे हो तो ये जो हमारे पास पोटेंशियल है, ठीक है, इंटरेक्शन पोटेंशियल या कोलम्बिक पोटेंशियल, ये इंक्रीज करेगा, बिकॉज हमने शुरुआत में देख लिया था कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ये पोटेंशियल बढ़ेगा। अब क्योंकि कोलम्बिक पोटेंशियल बढ़ा है, एनर्जी बैंड गैप भी क्या हो जाएगा, हमारे पास बढ़ जाएगा, क्योंकि मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू पुल द इलेक्ट्रॉन फ्री। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एनर्जी बैंड गैप पे जो फैक्टर्स हैं वो हम लोगों ने पढ़े। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग केपी मॉडल को स्टडी करेंगे। थैंक यू।